देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग मन से आज पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने बेहतर कल का निर्माण करना है। और ऐसी आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भविष्य में एक ऐसी सफलता अर्जित करेंगे जिससे न केवल आपको खुशी मिलेगी बल्कि आपके माता पिता सहित उन तमाम गुरुजनों को भी खुशी मिलेगी, जो गुरुजन आपको कभी न कभी कुछ न कुछ शिक्षा दिए होंगे। आप लोग अपने माता पिता की उम्मीदों पर खड़े होइए, अपने सपनों का निर्माण कीजिए और आज का सदुपयोग कीजिए। यही अपेक्षा आप सबसे करता हूं और माँ सरस्वती भगवती से हर दिन यही प्रार्थना करता हूं कि हे माँ सरस्वती भगवती, उन तमाम बच्चों का भविष्य उज्जवल कीजिए जो कि आपकी आराधना में हर रोज रत रहते हैं, अर्थात मग्न रहते हैं। अर्थात वे तमाम बच्चे जो कि मेहनत से पढ़ते हैं, उन तमाम मेहनती बच्चों को सफलता अर्जित हो, है ना। तो आज मैं विज्ञान का सेशन मैंने आज से आरंभ कर दिया है और आज भौतिकी के प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से इकाई से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो उन प्रश्नों को मैं लेकर के आपके बीच में प्रेजेंट हूँ। तो इस पार्ट से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा और ज्ञान का अमृत का जितना पान कीजिएगा, अर्थात ज्ञान के अमृत को जितना पीजिएगा उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। और मैं तमाम प्रश्नों को बताने से पूर्व आपको यही कहूँगा कि जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और अपने साथ एक नोटबुक लेकर के बैठिएगा। नोटबुक लेकर के बैठने से फ़ायदा यह होगा कि मैं जो भी प्रश्न बोलता हूँ वो प्रश्न नीचे में लिखता हुआ आता होगा, तो उन तमाम प्रश्नों को आप लोग नोटबुक पर कॉपी कीजिएगा। सुनने के तुरंत पश्चात आप उन तमाम प्रश्नों के उत्तर को कॉपी पर भी नोट कीजिएगा। इससे यह होगा कि परीक्षा में आपको सुन करके सुनाना नहीं होगा, बल्कि सुने हुए चीज़ को जब आप मानस पटल में अवशोषित करके रखेंगे, उसके पश्चात जब आप अपनी कलम से कोरे कागज पर उन तमाम विचारों को उत्कीर्ण कर देंगे तो वही आपको काम में आएगा। तो याद किए हुए चीज़ को जब तक हम लोग कॉपी में अंकित न करें तब तक वो हमारे मानस पटल पर सदा के लिए वो विचार अंकित नहीं होता है। तो आप तमाम प्रश्नों को जो भी उत्तर मैं बताऊंगा उन तमाम प्रश्नों के उत्तर को आप लोग कॉपी पर भी नोट कीजिएगा। तो इस पाठ से प्रथम प्रश्न मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। प्रथम प्रश्न है जो कि पूछा जा चुका है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो कि निम्नलिखित हैं। लिखेंगे प्रथम नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह प्रथम नियम है। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो ये दो नियम है। दो नियम मैंने बता दिया आपको, मगर बता देने मात्र से आपको याद नहीं हो जाएगा। 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, सदा के लिए याद हो जाएगा। सुन लेने से और देख लेने से ही याद नहीं होता है। किसी भी विषय में कोई भी विषय जो है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मुझे पढ़ने वाले बच्चे मेरे विषयों को पढ़ने के लिए उन तमाम तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने के लिए मुझे प्रयास में रखें। अर्थात आप लोग जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे जिस विषय पर, उस विषय में आप उतने ही दक्ष होंगे। तो आप लोग इस दोनों नियमों को 1 बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको स्मरण सदा के लिए हो जाएंगे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज भी कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा जो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संसरित किरण पुंज, दूसरा होता है अपसरित किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
गोलीय दर्पण क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है? तो लिखेंगे गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, और एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है सो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी जो होगी वो फोकस दूरी याद रखिए, जब भी फोकस दूरी आपको निकालना रहे तो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर हम लोग लिखेंगे r/2, अर्थात 20 का आधा कितना हो जाएगा? तो 10 होगा। आधा कहने का मतलब है कि जितनी भी वक्रता त्रिज्या दी रहे उतना में आप लोग 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 20 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो लिखेंगे हम उत्तल दर्पण को वाहनों के पश्च दृश्य में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है, तो कोई भी वस्तु, कोई भी गाड़ी जो होती है जो कि हमारे पीछे से आ रही होती है, तो उस गाड़ी का छोटा प्रतिबिंब जो है वो साइड मिरर में बन जाता है। उस मिरर में जो दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण जो हमारे वाहनों के साइड मिरर के रूप में रहता है, तो उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। तो उस उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो पीछे से कोई भी बड़ी गाड़ियां आती रहती हैं, बड़ी हो या फिर छोटी गाड़ियां हो, तो उसका छोटा प्रतिबिंब हमें दिखाई देती है। और हम लोग इस प्रकार क्या होते हैं, तो हम लोग पीछे आने वाली गाड़ियों से भयभीत नहीं हो जाते हैं अचानक से, और हम लोग यदि हम लोग रॉन्ग साइड में होते हैं तो राइट साइड में आ जाते हैं, है ना, और इस प्रकार दुर्घटना होने से भी बचा जा जाता है। इसलिए अधिकांशतः जो गाड़ी का जो अधिकांशतः क्या लगा ही रहता है, चाहे वो गाड़ी मोटर साइकिल हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, गाड़ी का जो साइड मिरर जो होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो चालक जो है, जो गाड़ी को चलाने वाला है, वो पीछे आने वाली गाड़ियों का प्रतिबिंब उसको स्पष्टतः और पूर्णतः जो है सो छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण वो सचेत हो जाता है, वो अचानक से भयभीत नहीं हो जाता है। अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण के बदले में यदि कोई और दर्पण का यदि प्रयोग किया जाता और कोई बड़ा सा ट्रक यदि पीछे से आते रहता, तो ड्राइवर क्या हो जाता, तो अचानक से भयभीत हो सकता है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना भी घटित हो जाए। तो इसलिए उत्तल दर्पण को अधिक वरीयता दी जाती है वाहनों के पश्च दृश्य में, अर्थात पीछे के दृश्य को देखने में। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ उत्तल दर्पण लिख दीजिएगा, दूसरी तरफ अवतल दर्पण लिख दीजिएगा, या फिर एक तरफ अवतल दूसरी तरफ उत्तल, आपकी मर्जी है, आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। लिखेंगे उत्तल दर्पण वाले कॉलम में लिखेंगे उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो काफी बड़ा होता है, वहीं पर अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो काफी बड़ा नहीं होता है उत्तल दर्पण की अपेक्षा। और उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखने के क्रम में दोनों के एक एक उपयोग को भी लिख दीजिएगा तो अंतर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पश्च दृश्य में किया जाता है, अर्थात साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वहीं पर अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों के अग्रदीप में, अग्रदीप कहा जाता है गाड़ी जो होती है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, तो 4 पहिया वाहन का जो हेडलाइट होता है ना, अग्रदीप, जिससे मुख्य प्रकाश जो निकलता है, हेडलाइट जो गाड़ी का होता है, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो लिखेंगे अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और आप लोग समीकरण भी लिख दीजिएगा, F बराबर r/2, जहाँ पर F को कहा जाता है फोकस दूरी और R को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से है, आवर्धन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को m द्वारा इंडिकेट किया जाता है। वहीं पर प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश द्वारा इंडिकेट किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को h द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो इस प्रकार आवर्धन की परिभाषा आप लोग लिख दीजिएगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं? h डैश, और वस्तु की ऊंचाई को h कहते हैं, और आवर्धन को m, तो इसलिए लिख दीजिएगा m बराबर h डैश बटा h। तो इस प्रकार इस पार्ट से आवर्धन वाला जो प्रश्न जो है उसका यह उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखें। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं।
प्रथम उपयोग आप लोग लिख दीजिएगा, उत्तल दर्पण का प्रथम उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग आप लोग लिख दीजिएगा कि शहरों में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं उस स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश जो है सो बृहद क्षेत्रों में फैल सके, है ना। तो देखिएगा जो प्रकाश जो लगा रहता है, स्ट्रीट लाइट जो लगी रहती है शहरों में सड़क के किनारों पर अथवा गाँव में गलियों में जो लाइटें लगी रहती हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि उसका प्रकाश बृहद क्षेत्रों में फैले, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में फैले। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। तो लिखेंगे अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। प्रथम उपयोग आप लोग लिख दीजिएगा अवतल दर्पण का कि जो हजामती होता है, जो अधिकांशतः सैलून में जो दर्पण लगा रहता है, जो वो कौन सा दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है। और दूसरा उपयोग आप लोग लिख सकते हैं कि आँख, दांत और कान का जो परीक्षण किया जाता है, जो जांच करते हैं चिकित्सक डॉक्टर, तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग आप यह भी लिख सकते हैं, खैर बहरहाल दो ही उपयोग लिखना है। तीसरा उपयोग आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में भी किया जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पेरिस्कोप क्या है, इसके क्या उपयोग हैं। तो लिखेंगे पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग अंदर छिपे हुए वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग समुद्र के भीतर जो भी मूल्यवान पदार्थ होते हैं उनको भी जांच परखने के लिए और देखने के लिए किया जाता है पेरिस्कोप का प्रयोग, या फिर खाई के अंदर पहाड़ और पठार को देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और जो भी समय शेष आपका है उस शेष समय को विशेष समझिए और एक इतिहास रचिए ताकि आपकी वजह से आपके माता पिता का नाम रोशन हो। धन्यवाद।